हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। बहुत दिनों बाद आज क्लास शुरू हो रही है। बीच में हमारी तबीयत खराब हो गई थी, सो उसके लिए सॉरी। अब क्लास कंटिन्यू होगा और जो क्लास हमने कराए हैं आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। 4 वीडियो हैं, उन चारों वीडियो को अगर आप देखेंगे और बीपीएससी का जो सिलेबस है असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का, उसको मैच करेंगे तो आपको लगेगा कि मैक्सिमम चीज़ें जो हमने 4 क्लास में ही कवर करा दिया है, लगभग 40% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, ये बात और है कि मैंने अभी आपको फंडामेंटल पढ़ाया है और उस पे एमसीक्यूज और कुछ इंजीनियरिंग्स के जो टॉपिक्स हैं उसे कराना बाकी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप वो 4 वीडियो देखेंगे तो आपके माइंड के अंदर जो इनपुट मैं चाह रहा था जाना चाहिए वो इनपुट आपके अंदर आ जाएगा। अब रही बात एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू में कंटिन्यू दूंगा क्योंकि एमसीक्यू पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका कलेक्शन कर रहा हूं मैं और आपके सिलेबस को देख रहा हूं। उस सिलेबस से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो उसका कंपाइलेशन कर रहा हूं, फिर मैं आपको उसका एमसीक्यू दूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आप क्वांटिटी कम दो लेकिन क्वालिटी ज्यादा दो। जब गुणात्मक शिक्षा ग्रहण करेंगे आप तो क्वांटिटी खुद ब खुद बढ़ जाएंगी। अगर क्वालिटी एड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाए जिसमें गुणात्मक चीजें हों तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद होंगी, आपका एग्जाम इजी हो जाएगा। आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। आज हम लोग म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट पे बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, फिर वीडियो जो है हमारा लेक्चर आता रहेगा और बीच बीच में हमारा एमसीक्यू कंटिन्यू चलता रहेगा। बीपीएससी के माइंडसेट का कोई ठिकाना नहीं है। इससे पहले बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का एक एग्जाम हुआ था जिसमें बीपीएससी ने जो सिलेबस दिया था उससे रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने बजट से क्वेश्चन उठा लिया था। जैसे कि ये एग्जाम जो है आपका असिस्टेंट सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट का, इसमें जो सिलेबस है वो तो है ही, इस सिलेबस को भी कवर कीजिए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बीपीएससी केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन उठाएगा क्योंकि इस मैनेजमेंट में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर आप वेस्ट का मैनेजमेंट करने जाएंगे तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, तो हो सकता है कि बीपीएससी केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। इसलिए आप केमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे और इसे भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देंगे और इस सिलेबस को भी पढ़ेंगे। अगर आपको केमिस्ट्री में समस्या है तो मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा और केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के थ्रू पढ़ाऊंगा ताकि आपको रिएक्शंस और फॉर्मूलाज याद रहें। आप केमिस्ट्री को जो लगता है कि टफ है वो एकदम इजी लगने लगे, एकदम हंसी मजाक में, खेल खेल में आप सीख जाएं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और पूरा जो यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आपका दिया हुआ है लास्ट तक, इवन जो एक्ट है म्युनिसिपल एक्ट, वहां तक के लिए उनका डिस्कशन करते हैं। आज हम बात करेंगे 2 मेथड की, एक है इंदौर मेथड एंड दूसरा है बेंगलोर मेथड। इंदौर मेथड और बेंगलोर मेथड क्या होता है इसको जानने से पहले हम जानते हैं एरोबिक और एन एरोबिक मेथड के बारे में। ये एरोबिक क्या है, एन एरोबिक क्या है? कचरे के प्रबंधन में या वेस्ट के अपघटन के लिए वायवीय और अवायवीय घटक का होना जरूरी होता है। ये वायवीय या अवायवीय क्या होता है, इंग्लिश में इसको एरोबिक एंड एन एरोबिक बोलते हैं। एरोबिक का स्पेलिंग होता है ROBIC और एन एरोबिक का जो स्पेलिंग होता है उसमें AN लग जाता है, बाकी सब सेम ही होता है, AEROBIC, एन एरोबिक। इसे हिंदी में वायवीय और इसे हिंदी में अवायवीय बोला जाता है। ओके, अच्छा सर, ये वायवीय या अवायवीय क्या होता है, एरोबिक एनारोबिक क्या होता है? ऐसा मेथड या ऐसा कचरा प्रबंधन या ऐसा अपघटन जिसमें कचरे के अपघटन के लिए एरोबिक वायु की उपस्थिति हो, जरूरी हो, वो वायवीय एरोबिक कहलाता है। और वैसा अपघटन जिसमें वायु अनुपस्थित हो, अवायवीय कहलाता है, एन एरोबिक कहलाता है। समझ में आया? सर ये मेथड किस में यूज होता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। सर ये मेथड किस में यूज होता है? तो मेरा आंसर होगा हम प्रायः 2 तरह के मेथड को यूज करते हैं। एक होता है इंदौर मेथड, दूसरा होता है बेंगलोर मेथड। इस पर एमसीक्यू भी हमने पूछा हुआ है। तो जानते हैं 2 तरह के मेथड के बारे में, एक इंदौर मेथड और दूसरा होता है बेंगलोर मेथड। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इंदौर मेथड का उपयोग होता है
और बैंगलोर मेथड का भी उपयोग होता है। वैसा कचरा जिसमें वायु की उपस्थिति अनिवार्य है, वहां पर एरोबिक रूप से उसका निपटान किया जाता है, उसका अपघटन किया जाता है। दूसरा, बैंगलोर मेथड वहां पे यूज किया जाता है वो कचरा जहां पे वायु की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, वहां पर बैंगलोर मेथड का उपयोग किया जाता है। तो एनएरोबिक रूप से बैंगलोर मेथड यूज होता है, और इसका जो डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन, वो इंदौर मेथड में एरोबिक रूप से होता है। इंदौर मेथड में कचरे का जो अपघटन होता है, जो डिकम्पोजिशन होता है, वो उसमें एरोबिक रूप से किया जाता है, और बैंगलोर मेथड में जो कचरे का डिकम्पोजिशन होता है वो एनएरोबिक रूप से किया जाता है। ये सर इंदौर मेथड का उपयोग क्यों किया जाता है और बैंगलोर मेथड का उपयोग क्यों किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा कचरा जहां पर वायु की उपस्थिति जरूरी है, वहां पर इंदौर मेथड का उपयोग करते हैं। वैसा कचरा जहां पर वायु की उपस्थिति जरूरी नहीं है, एनएरोबिक मेथड, एनएरोबिक रूप से किया जाता है। अच्छा, इस मेथड में, इंदौर मेथड में जो कचरे का अपघटन है, जो डिकम्पोजिशन है, उसमें कितना समय लगता है? तो सर 2 से 3 महीने का समय लगता है इसमें, 2 से 3 महीने का। वहीं बैंगलोर मेथड में जो होता है 5 से 6 महीने का समय लगता है, 5 से 6 महीना। इस मेथड में कचरे का मिक्सचर बनाया जाता है, मशीन से भी बना सकते हैं और हैंड से भी बना सकते हैं। इसका मिक्सचर मैकेनिकली बना सकते हैं और हैंड से। इस मेथड में मिक्सचर तैयार ही नहीं होता है, नो मिक्सचर। अच्छा, 2 से 3 महीने का समय क्यों लगता है? देखिए, जब कचरे का इसमें जब इसमें कचरे का डिकम्पोजिशन किया जाता है तो एक लेयर बनाया जाता है। लेयर मतलब गड्ढा खोदा गया और एक गड्ढे में क्या किया जाता है, कचरे को डाल दिया जाता है। और जैसे मानिए परत 1 मीटर या 1.5 मीटर हुई मोटी, तो उसके बाद फिर उस पर मिट्टी डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ जगह खाली छोड़ा जाता है जिसमें कि हवा जा सके। हवा इसलिए क्योंकि ये कचरा है सड़ने गलने वाला, है ना, ये ऑर्गेनिक टाइप का कचरा है, एग्जाम्पल के लिए हमने बताया है। तो वहां क्या है, हवा जब जाएंगी तो वो सड़ेगा, गलेगा और डिकम्पोज्ड होगा वहां पर, इसलिए उसमें हवा जाने के लिए जगह छोड़ दिया जाता है, फिर कचरा डाला जाता है, फिर उस पर परत चढ़ाई जाती है। लेकिन बैंगलोर मेथड में क्या होता है कि एक गड्ढा किया जाता है, सेम टू सेम ऐसा ही रहता है, गड्ढा कर दिया गया, उसमें कचरा डाल दिया गया, लेकिन जब हम परत डालते हैं उस पर मिट्टी का तो जगह नहीं छोड़ते हैं हवा के लिए, पूरा ढक देते हैं। इसलिए यहाँ पे इसको एनारोबिक बोला गया और इसको एरोबिक बोला गया। आई होप कि यह कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। देखिए, पढ़ाई के 2-3 लेयर होते हैं, इसको समझिए। आप बार बार आप देखते हुए कि मेरा वीडियो जो आता है, क्लास आता है, फिर एमसीक्यू आता है, पीडीएफ में भी उसको हम पढ़ा देते हैं। 3 लेयर में जब आप पढ़ते हैं चीजों को, 3 लेयर में पढ़ना ही चाहिए किसी भी चीज को, 3 लेयर में, तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में होता क्या है, वैसे कचरों का प्रबंधन किया जाता है जो हमारे आसपास होते हैं। नगर का जो कचरा प्रबंधन है वो मैक्सिमम हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल का हो गया, जैसे कि गली मोहल्ले का हो गया, घर का कचरा हो गया। आप देखते भी होंगे सुबह सुबह एक म्युनिसिपल की गाड़ी भी आती है, बोलता है गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। तो वो सब डेली डेली रोज कलेक्ट करते हैं, वो उसी का प्रबंधन करते हैं, और प्रबंधन करने के जो तरीके हैं उसको आज हम लोग जान रहे हैं। एक मैं आज क्लास में आया सीधा शुरू कर दिया एरोबिक, एनारोबिक, इंदौर मेथड, बैंगलोर मेथड, दुनिया जहान सब बोल दिया। लेकिन बगल में बैठा जो इस मेथड के बारे में हम पढ़ा रहे थे, 2 लोग बैठे हुए थे, एक था सी और दूसरा था एन। इसके बारे में बोलेंगे, ये 2 लोग हैं, सी और एन हैं। ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, मित्र नहीं है, पड़ोसी है एक दूसरे का। ये इस टू बीच में लगा दिए हैं, रेशियो है, अनुपात। ये दोनों सुन रहा था, ये इंदौर मेथड के बारे में, बैंगलोर मेथड के बारे में आपस में बात कर रहा था कि देखो, पड़ोसी इंदौर से आया है, एक बैंगलोर से आया है, एक हवा में बात कर रहा है, एक बिना हवा में बात कर रहा है। हम लोगों को क्या समझता है, बेवकूफ समझता है ये। हम भी सी हैं, C4 क्या होता है, कार्बन। कुछ और ही समझ लिए आप, मुझे पता है क्या समझे आप। C4 लोग बोल देता है बोलचाल की भाषा में, बड़का सी है तू। तो यहाँ सी का मतलब कार्बन होता है, वो सी नहीं जो आप बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं फ्रेंड को। और ये एन जो है ना, इसको हम नाइट्रोजन बोलते हैं, नाइट्रोजन, है ना। ये दोनों एक दूसरे का पड़ोसी था, लेकिन कट्टर घोर विरोधी था CN। बोला ठीक है, कंपोजिशन तुम कर लो, जितना करना है कर लो, लेकिन हम जो है ना, तुम्हारा सारा चक्रव्यूह को
गोल मटोल कर देंगे, पूरा भंडोले कर देंगे, तुम्हारा एक भी चीज ना सक्सेस नहीं होने देंगे। तुम जाओगे कचरे का निपटान करने, हम वहां पर कार्बन का उत्सर्जन कर देंगे। एक बोला हम नाइट्रोजन का उत्सर्जन कर देंगे, पूरा विषैला गैस का उत्पन्न कर देंगे, लोग उस जो सूंघेगा बेहोश हो जाएगा और उसको नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह का काम करेंगे, एकदम जलनखोर टाइप का था ये। CN के बारे में जान लीजिए, ये कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है और यह निर्धारित करता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो जब कंपोजिशन होता है, जो कंपोजिट हम बनाते हैं, जो कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसका जो खाद बनता है, उसके परिपक्वता का, उसके मैच्योरिटी का यह एक रेशियो है जो यह निर्धारित करता है कि कितना रेशियो में कार्बन और नाइट्रोजन होगा उसमें कंपोस्ट में, कि वह मैच्योर होगा या फिर वो हार्मफुल होगा या फिर वो आइडियल होगा, उसको ये निर्धारित करता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है जब हम डिस्पोजल करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, तो हमें इस रेशियो का भी ध्यान रखना होता है कि जो वेस्टेज का हम डिस्पोजल कर रहे हैं, अगर हम उससे खाद बना रहे हैं, तो कार्बन और नाइट्रोजन का जो CN रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यह निर्धारित करता है। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये दोनों दोस्त कहता है कि देख भाई, दोनों आदमी सामंजस्य बना करके रखेंगे भाई, अगर हम रहे 30 से ज्यादा और तुम रहेगा एगो ना, तब हम हो जाएंगे आइडियल, आदर्श खाद, आदर्श कंपोस्ट, आइडियल कंपोस्ट। हम 30 भाई और तुम अकेला, तब हम हो जाएंगे आइडियल कंपोस्ट। नाइट्रोजन बोला नहीं 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 नहीं, तुम बहुत तेज बनता है, हम अकेले ही रहेंगे, तुम 30 गो रहेगा, सबसे तेज तुम ही है। वैसा वैसा नहीं होगा। हम बस एक ही बात जानते हैं कि जब हम दोनों मिलकर 14.5 दोनों मिलकर के, यानी कि C और N का अनुपात जो है 14.5 होगा, तभी हम जो है मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि हम खाद की श्रेणी में कहलाएंगे। नहीं तो अगर इससे CN वैल्यू कम होगा तो हम कचरा कहलाएंगे। समझ में आया? कंपोस्ट की श्रेणी में आने के लिए बोला कि हम दोनों आदमी मिलकर के, दोनों कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो है 14.5 होगा तो मैच्योर हो जाएगा। इससे कम अगर होगा तो वो मैच्योर कंपोस्ट की श्रेणी में नहीं आएगा, खाद की श्रेणी में नहीं आएगा। तब हम मानेंगे, ना तो नहीं मानेंगे। बोला ठीक है, लेकिन याद रखो, लेकिन जब हम 30 को हो जाएंगे, तुम एक ठो रहेगा, तो आइडियल कंपोस्ट की श्रेणी में हम दोनों जाएंगे। तभी इस मेथड में हम जो है कार्बन और नाइट्रोजन का विषाक्तता यानी कि जहरीला उत्पन्न नहीं करेंगे, गैस जहरीला उत्पन्न नहीं करेंगे, अगर इस रेशियो में हमारा उत्सर्जन होता है तो, अगर कंपोस्ट इस रेशियो में तैयार किया जाता है तो। अब कार्बन बोला कि मानो अगर CN रेशियो कम हो गया तो, तुम तो बोला कि दोनों का होना चाहिए, अब मानो कि CN रेशियो तुमको कह रहा 14.5 होना है, 14.5 से कम हो जाएगा तो क्या होगा? अभी बोला कि जब ये कम होगा ना तो हम बढ़ जाएंगे, हमारा जो है नाइट्रोजन, हमारा संख्या रह जाएगा इसमें, हम बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कुछ अब CN रेशियो जैसे ही कम होगा तो कुछ कार्बन जो होता है CO2 मुक्त होगा इसमें, हम जो है इसमें रह जाएंगे और तुम इसमें से गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा इसमें से, CO2 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनकर उड़ जाओगे तुम इसमें से। जैसे ही 14.5 से CN वैल्यू कम हुआ तो नाइट्रोजन इसमें रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त हो जाएगा। थर्ड बोला अच्छा बहुत तेज, अगर CN वैल्यू बात 25 से अधिक हो जाए तब क्या होगा? तो मैं 14.5 पे बोला, तो बोला देख भाई, तब हम हो जाएंगे स्टेबल कंपोजिट हो जाएंगे, स्टेबल कंपोस्ट की श्रेणी में आ जाएंगे, स्टेबल कंपोस्ट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब कार्बन एंड नाइट्रोजन का रेशियो 30:1 होगा तो उसे आइडियल कंपोस्ट बोलेंगे। 14.5 होगा तो मैच्योर की कैटेगरी में रखेंगे। अगर CN वैल्यू लेस देन हो जाएगा, जिसमें अगर CN वैल्यू लेस देन है, कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से क्या होता है, विमुक्त हो जाती है, बाहर निकल जाएंगी और नाइट्रोजन उसमें कुछ रह जाएगा। अगर CN वैल्यू ग्रेटर देन 25 हो जाएगी तो CN, यहाँ जब बार बार CN बोल रहे इसका मतलब कार्बन नाइट्रोजन, तो यह स्टेबल कंडीशन होगा कंपोस्ट की। लेकिन एक समस्या यह भी है कि जैसे ही ये ग्रेटर देन 25 होगा, स्टेबल कंपोस्ट तो होगा, लेकिन पौधा का जो जड़ होता है ना, रूट, पेड़ का जो रूट होता है, वहां तक नाइट्रोजन नहीं पहुंच पाएगा, नाइट्रोजन वहां पर नहीं पहुंचेगा, रुक जाएगा। CN वैल्यू अगर ग्रेटर देन 25 होगा तो स्टेबल कंपोस्ट होगा, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है पौधे के जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा, प्लांट के रूट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ज्यादा काबिल मत बन। जब तुम अपने आप को बढ़ाकर दिखाता है ना तो हमको बड़ी गुस्सा चढ़ता है, हम हो जाते हैं कम। तो हम जब कम होंगे तो तुम हो जाएगा आइडियल, लेकिन जैसे ही हम बढ़ेंगे ना तो हम पहुंचा देंगे नुकसान। और नुकसान
ना तुम हमसे कभी कम होना ना ज्यादा होना, ज्यादा काबिल बनोगे तो बैलेंस बना करके रखना, और बैलेंस इस रेशियो में मिलाना कि हमारा जो CN वैल्यू हो 14.5 हो तो हम एकदम खाद की श्रेणी में होंगे, इससे अगर जैसे ही कम होंगे तो हम नहीं होंगे कंपोस्ट की श्रेणी में। अगर ग्रेटर देन 25 CN वैल्यू होगा तो हम स्टेबल कंपोस्ट तो होंगे, अस्थायी कंपोस्ट की श्रेणी में आएंगे, लेकिन हम जो है नाइट्रोजन जो है पौधा के जड़ तक नहीं पहुंचेगा। अब हो जाता है दोनों में झगड़ा, अभी बोलता है कि हर चीज में तुम ही जिद करता है, कभी तुम बोलता है हम इतना रहेंगे, कब उतना रहेंगे। चलो हम एक फाइनल डिसीजन तुमको दे देते हैं, अगर हम 15 भाई और तुम अकेला, हम 25 भाई अकेला रहेगा, तब हम आइडियल कंपोस्ट कहलाएंगे। कौन सा कंपोस्ट कहलाएंगे? आइडियल कंपोस्ट, आदर्श खाद कहलाएंगे। ये चलेगा जब कार्बन 15 और नाइट्रोजन 1 से लेकर कार्बन 25 और नाइट्रोजन 1 के रेशियो में होगा तो इसे आइडियल कंपोस्ट कहेंगे। याद रखिएगा, ये टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आइडियल कंपोस्ट का CN वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर ऑप्शन में दे दे 15:1 या 20:1 या 25:1 तो हमारा आंसर हो जाएगा आइडियल कंपोस्ट। वहीं अगर हमने बात किया था ग्रेटर देन 30:1 की, जब ग्रेटर देन 30:1 हो जाएगा CN वैल्यू, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, तो ये खाद आइडियल तो होगा लेकिन अस्थिर होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये अनस्टेबल कंपोस्ट कहलाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी, CN वैल्यू लेस देन हो जाएगा, CN रेशियो जो होता है ये लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी और कार्बन की जो अधिकता है वो कम हो जाएगी। कार्बन यहाँ पे कम हो जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो CN वैल्यू जब लेस देन हो तो नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन हमें याद रखना है 15:1, 25:1, फिर 15:1 से लेकर 25:1 तक का जो होता है CN वैल्यू, इसको आइडियल माना गया है। वहीं आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ठीक है, अगर मानिए कि CN वैल्यू ना 30 से ज्यादा हो गया, 50 हो गया, 30 से 50 तक, तब क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में CN वैल्यू के लिए जो डाइजेस्टिव मटेरियल है, डाइजेस्टिव जो पाचक सामग्री है, जो पचने वाला है, जिसको पचाया जा सकता है, उसके लिए CN वैल्यू होना चाहिए 30:50। ये आपको याद रखना है। यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे CN वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि आइडियल कंपोस्ट के लिए CN वैल्यू क्या होना चाहिए, या आपको दे देगा एक रेशियो दे देगा, इसमें बोल देगा बताइए कौन सा कंपोस्ट है। आपको याद रखना है कि एक कंपोस्ट होने के लिए 14.5, एक मैच्योर कंपोस्ट होने के लिए 14.5 CN रेशियो होना एकदम जरूरी है। जैसे ही इससे घटेगा, 15 से हमारा आइडियल शुरू हो जाता है, जैसे ही इससे घटेगा 14.5 से 14 दे दे आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो उसे आप मैच्योर कंपोस्ट की श्रेणी में नहीं रखेंगे। आपसे स्टेबल कंपोस्ट की बात करेगा, अगर बोले कि अगर CN वैल्यू ग्रेटर देन 25 होगा तो क्या नाइट्रोजन रूट तक पहुंचेगा, तो आप बोलेंगे नहीं पहुंचेगा। अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम CN वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन को देखने के बाद आप 25:1 तक जा सकते हैं, अगर 25:1 नहीं है तो इसके बीच में ही रहना है। 30:1 जो हो जाता है वो अलग कंडीशन हो जाता है, वहां से डाइजेस्टिव शुरू हो जाता है। ओके, हालांकि आइडियल कंपोस्ट है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका याद रखिए। MSW के लिए जो मैक्सिमम CN रेशियो है वो यहाँ है 15:1, 25:1, ये एक आइडियल है रेशियो, ये 20:1 भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो। इसके लिए हमें म्युनिसिपल एक्ट को पढ़ना है, CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसका पूरा नाम है, इसको भी पढ़ना है, और इसमें जो प्रावधान है उन्हें जानना है, म्युनिसिपल एक्ट में क्या प्रावधान है उन्हें भी जानना है। हाल ही में CPCB के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो वेस्ट है, कचरा है, कचरा उत्पन्न करने वाले सिटीज का आंकड़ा जारी किया गया है कि कौन सा सिटी कितना कचरा निर्माण करता है, कितना कचरा उत्पन्न करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। CPCB हाल ही में उन्होंने बताया है कि जो स्मॉल सिटीज है वो पर कैपिटा इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे, प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए पर कैपिटा इनकम जो होता है PCI, इसमें इनकम में कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो पर कैपिटा पर डे कचरे का जो उत्पन्न करने वाला सिटी है, स्मॉल सिटी, SC लिखते हैं इसको, S फॉर स्मॉल, C फॉर सिटीज, वो है 0.1 kg पर डे।
जो मीडियम सिटीज हैं जो सॉलिड वेस्ट का निर्माण करती हैं 0.3 से 0.4 केजी पर डे, और जो लार्ज सिटी हैं एलसी वो 0.5 केजी पर कैपिटा पर डे कचरे का निर्माण करती हैं। सोच लीजिए कि एक आदमी इतना करता है तो कचरा कितना निर्माण होता होगा, और उसका प्रबंधन करना है। और ये चैलेंज से कम नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सीखिए, जब आपको जानकारी रहेगी तभी तो आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। आगे हम बात करेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कचरे का प्रबंधन करने के लिए कुछ लिक्विड वेस्ट होते हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो देखिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर पानी में कचरा है, आप नाला देखते होइएगा, नाला में कचरा जाता है तो उसका हम लोग कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। ये कहा गया है, कुछ मेथड्स दिए गए हैं, उस मेथड्स के थ्रू हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो पहला दिया गया है कि हम सबसे पहले स्क्रीनिंग करें कचरे का। आपने एमसीक्यू में पढ़ा होगा स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग होता क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है फ्लॉक्यूलेशन, और तीसरा मेथड है फिल्ट्रेशन, और लास्ट में है डिस्पोजल। डिस्पोजल के कई तरीके हैं, इंसिनरेशन है, लैंडफिल है, और भी चीजें, पल्वराइजेशन है, पायरोलाइसिस है, ये आपने पढ़ा है। तो स्क्रीनिंग के थ्रू क्या करते हैं, कुछ कचरे जो मानिए पानी के साथ बहकर आ रहे हैं, वो आकार में बहुत बड़ा है, तो पहले स्टेज में हम उन कचरों को रोक लेते हैं जाली लगाकर। एक ऐसा जाली हम लगा दिए नाला में, वो क्या हुआ, नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें आगे बढ़ने से पहले ही वो रुक जाता है। तो वो जहां से हम कचरे का मैनेजमेंट प्रारंभ किए हैं, तो फर्स्ट स्क्रीनिंग में बड़ा जो होता है कचरा वो इस जाली के द्वारा रोक लिया जाएगा और छटा जाएगा। वहां पर उस बड़े आकार के कचरे को हम क्या करेंगे, इंसिनरेशन के थ्रू जला देंगे, इंसिनरेशन के थ्रू डिस्पोजल कर देंगे। इंसिनरेशन आपने पढ़ा है, भस्मीकरण, या फिर लैंडफिल के थ्रू उसका हम डिस्पोजल कर देंगे। फिर हम आएंगे फ्लॉक्यूलेशन में। फ्लॉक्यूलेशन उन्नयन को बोलते हैं हिंदी में। यह ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पानी के साथ जो महीन कण चला जाता है ना, कंकर पत्थर थोड़ा सा, उसको पानी को बड़े सा हौज में स्टोर किया जाता है, वहां पर पानी को स्थिर छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है कि वो कण धीरे 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 क्लम्प होकर के गाद बन जाता है और नीचे बैठता है वो, और फिर हम उसको वहां से छाट लेते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इसका फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्टर, घर में भी आपने आरओ वगैरह लगा रखा होगा, देखा होगा किस तरह से फिल्टर होता है, वही फिल्ट्रेशन के थ्रू हम वहां से साफ कर लेते हैं कचरे को, और वो पानी साफ हो जाता है, फिर हम उसे यूज भी कर सकते हैं। और जो कचरा निकला उसका फिर हम डिस्पोजल करते हैं, जो डिस्पोजल की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है उसके थ्रू। अच्छा, जो म्युनिसिपल के वेस्टेज होते हैं उनमें कुछ ऐसे कचरे भी होते हैं जो काफी बदबूदार होते हैं, काफी स्मेल देते हैं। आप देखे होंगे रोड्स, आप शहर में अगर होंगे तो सड़क किनारे देखते हैं फेंक देता है, या फिर ऐसा मतलब मैला टाइप का रखा होता है कचरा, वो इतना स्मेल करता है कि आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते। उन कचरों का मैनेजमेंट करने के लिए एक स्लज बकिंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। ये स्लज बकिंग होता क्या है इसको जानते हैं। इसमें जो कचरा जो होता है, इसमें स्मेल होने का कारण भी है, इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, कवक इत्यादि होते हैं। इस कचरे से अगर आप चाहेंगे कि कुछ कंपोस्ट बना लें तो इन कचरों में ज्यादा पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं और ये फायदेमंद भी नहीं होते हैं। तो इसके निपटान के लिए हम स्लज बकिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। इसके थ्रू जो इसमें बैक्टीरिया वगैरह है ना, उसको नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया या कवक या जो स्मेल है वो अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे। तो उनको कम करने के लिए स्लज बकिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है और उससे उसको नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया। साथ ही इसके आयु को 6 डेज से भी कम कर दिया जाता है। कुछ ऐसे कीचड़ होते हैं जो कि उसको टाइम लगता है अपघटन होने में, उसकी कंपोजिशन में टाइम लग जाता है, लेकिन स्लज बकिंग के थ्रू उसके टाइम को भी कम कर दिया जाता है, उस कीचड़ के एज को भी कम कर दिया जाता है, और लगभग 6 दिन के अंदर ही उसका निपटान संभव हो पाता है। इसमें कचरे का क्लोरीनेशन कर दिया जाता है, क्लोरीनीकरण बोलते हैं। अगर मानिए कि हम इन कचरों से भी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, खाद तैयार करना चाहते हैं, तो इन्हें जो है इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ, इसके बारे में एक पूरा चैप्टर ही है BOD 5:N2 का, BOD 5 के बारे में बात करेंगे। तो उसके रेशियो को आप जान लीजिए कि इस रेशियो में हम उसको मिक्सर करते हैं, पोषक तत्व ऐड हो जाता है उस कचरे में, और वो फिर क्या होता है कि कंपोस्ट के लिए यूजफुल हो जाता है। ये जो रेशियो होता है वो होता है BOD 5:N2:P।
और BOD5 कितना होता है 100:, N2 का रेशियो होता है 5 और P का रेशियो जो होता है 1 होता है। इस रेशियो में होना चाहिए। यहां पे मैं लिख दूं BOD5:N2:P वो होना चाहिए 100:5:1। जो न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं स्लज बकिंग में वो BOD5:N2:P 100:5। अभी तक तो हम लोग टेक्निकल चीजें पढ़ रहे थे, अब कुछ फंडामेंटल है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, उसे जानते हैं कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें जानना है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से वेस्टेज आते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, उनका स्टोरेज कैसे किया जाएगा, उनको हम फाइंड कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, साथ ही साथ इनका निपटान कैसे किया जाएगा, डिकम्पोजिशन कैसे किया जाएगा, डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, ये जानते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं MSW म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। फिर पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। पढ़ेंगे हम लोग स्टोरेज ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्रोसेस ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, और उसके बाद पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। उसके बाद पढ़ेंगे मैनेजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इन शॉर्ट NBDSW नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग कोस्टल इन्वायरमेंट एंड सोशल वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इन 7 चीजों को पढ़ेंगे हम। पहला जानेंगे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता क्या है, इसके कलेक्शंस को जानेंगे, फिर स्टोरेज को जानेंगे, फिर इसके प्रोसेस को, फिर डिस्पोजल और इसके नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कोस्टल इन्वायरमेंट एंड सोशल वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इंडस्ट्रियल वेस्ट को छोड़कर जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज है उनको छोड़कर सभी वेस्टेज को इंक्लूड किया जाता है, इसके अंतर्गत लाया जाता है। जब हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो हमें कहानी याद आ जाती है हमारे फ्रेंड की। हमारा दोस्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करता है और वहां पे उसे क्या होता है कि एक कलीग से ही लव अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है। और वो दोनों जब मेरे पास आए थे तो कहानी बताए कि उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि वो लोग वैलेंटाइन डे के दिन गए थे होटल में गए, प्रपोज किया, खाना वगैरह खाए और जैसे ही होटल में बैठकर कुछ ऑर्डर्स दे रहे थे होटल वालों को, खाना खाया, कुछ गिफ्ट्स भी दिए लड़की को और प्रपोज किया। लड़की ने गिफ्ट लिया, रैपर उतारा, फेंक दिया, खाना खाया, वहां पर बहुत सारे कचरे फैलाए। क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करता है तो अक्सर कचरों से घिरा ही रहता है, तो जीवन भी ना वो किसी भी चीज में कचरा ढूंढ लेता है। कुछ भी बोलेगा और देखेगा इर्द गिर्द तो अगर कचरा वगैरह देखना नहीं चाहता है तो वो वहां पे उसकी बातें कर ही देता है। तो वो था, उसकी गर्लफ्रेंड थी और एक उसके बीच में कचरा था, गिफ्ट भी था। होता क्या है कि दोनों एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच लड़की का भाई पहुंच जाता है होटल में और करता क्या है, वो देखता है उसके बहन के साथ बैठा हुआ था वो, तो उसको गुस्सा आ जाता है कि मारता है उसको, 2-4 मुक्का देता है, मुंह कान फोड़ देता है, पूरा मुंह से ब्लड आने लगता है। फिर जैसे ही मुंह फूटा भाई तो इंजर्ड हो गया तो तुरंत भागा वहां से गया डॉक्टर के पास। लड़की भी गई साथ में और चिल्लाते हुए कि मार दिया मेरा भाई ने, इसको पूरा फोड़ दिया, ब्लड हो रहा है, दांत वात तोड़ दिया, ऐसा घुसा मारा मुंह में तोड़ दिया उसका आगे वाला, दांतें झाड़ दिया, सब निकाल दिया वैलेंटाइन डे उसका। फिर वो हॉस्पिटल में गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखे अरे ब्लड बह रहा है, तो फिर तुरंत उन्होंने अपना सारा जो फर्स्ट एड होता है और दवाई वगैरह चालू किया, उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट करते वक्त ब्लड उसके माउथ से पूछा गया, रुई में फेंका उसको, उसके बाद सुई दिया, कुछ डिस्पोजल्स थे, बहुत सारा वहां पर भी कचरा उत्पन्न हुआ। मेरा फ्रेंड वो भी नोट कर रहा था, देखो वो हालत था उसका, उस हालत में था, फिर भी वो इस चीज को डिनोट कर रहा था कि यहाँ पे जो वेस्टेज फैलाए जा रहे हैं वो हजारस कैटेगरी का है। डॉक्टर साहब बोला, डॉक्टर साहब ये बहुत नुकसानदेह है, इसका ठीक से डिस्पोजल कीजिए, डस्टबिन में बढ़िया से रखिए। डॉक्टर साहब बोले पागल तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर ये सब सोचना कहाँ से आया है जी, तुम कचरा ही है क्या, कचरा की तरह एकदम कर रहा है पूरा। तो वो चुप हो गया।
ये बात मुझे कई दिनों के बाद जब हम लोग बैठे थे तो वो हमें बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। अब ये कहानी जब मैं सुना, आपने भी सुना, इस कहानी में ही पूरा सार छिपा हुआ है। पूरा जो हमने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो चैप्टर ओपन किया है उसको मैंने एक छोटी सी स्टोरी में बता दिया। अब क्या होता है, लड़की बड़ी एक्साइटेड होती है। वो क्या करती है कि लड़का का जितना भी ब्लड गिरता है जो रूम में पूछता है डॉक्टर, वो सब ना एक पॉलिथीन में करके वो ले आती है। वो होटल में जो खाई थी वगैरह, खाना खाई थी, गिफ्ट वगैरह घर पर था, उसको भी ले आती है। और पूरा कचरा का अंबार जो जो चीज होता है उनके साथ, वो सारा, जो रेस्टोरेंट गया था, हॉस्पिटल गया, होटल गया, घूमने गया, वो सब जगह का सब कचरा इकट्ठा करके वो ले आई थी साथ में। अब वो मेरे फ्रेंड को बोल रही थी कि आप तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, मैं भी हूँ, चलिए अब इसका हम डिस्पोजल करते हैं। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने कहा कि देख भाई, पहले ये देखो इसमें कि जो तुम लोग वेस्टेज लाए हो, इसमें जो वेस्टेज है वो इंडस्ट्रियल वेस्टेज तो नहीं है, औद्योगिक कचरा तो नहीं है इसमें। जो उद्योग होता है ना, इंडस्ट्री, कल कारखाना वगैरह, वहां से तो उस कैटेगरी का कचरा तो नहीं है ना, पहले उसको छांट लो। तभी तो म्युनिसिपल, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं नगर निगम में, शहर है ये, तो हम जो कचरे का निपटान करेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग, या सीपीसीबी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा जो मानदंड निर्धारित किया गया है, जो एक लेयर तैयार किया गया है, जो एक लेवल बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग है या भी या नहीं। अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज को इससे अलग कर देंगे तो सभी कचरे को म्युनिसिपल वेस्टेज में हम इसका निपटान कर सकते हैं, इसका डिस्पोजल कर सकते हैं। तो वो तुरंत देखने लगा, पूरा देखा, बोला कि नहीं है, इसमें नहीं है। तो वो कचरा जो था वो म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत डिस्पोजल किया जा सकता था। अच्छा, बात यहाँ ये उठती है कि हमने सिर्फ बोला इंडस्ट्रियल वेस्टेज को छोड़कर, लेकिन वहां पर तो चिकित्सा से भी वेस्टेज आए थे ना। और कुछ वेस्टेज जो है, जो मेडिकल वेस्टेज हैं, वो हजार्डस की श्रेणी में आती हैं, हजार्डस कैटेगरी में आती हैं, खतरनाक अपशिष्ट कहलाती हैं वो। तो क्या उसका भी डिस्पोजल किया जाना चाहिए था? ये मेरा क्वेश्चन था। तो मेरे फ्रेंड ने कहा, चूंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैनेजर है, तो उसने कहा कि देखिए, चिकित्सा से जो, मेडिकल से जो वेस्टेज उत्पन्न होता है, कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा हजार्डस की श्रेणी में है, कौन सा नॉन हजार्डस है। मींस जो जैसे कि केमिकल रिएक्शन वाला हो गया प्रोडक्ट, जैसे कि कुछ पॉइजनस चीजें हो गई, जैसे सुई हो गया, डिस्पोजल हो गया, ऑपरेशन किया हुआ पिब है, तो ये सब हजार्डस की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह रहता है। तो उसको हम म्युनिसिपल में, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत उसका डिस्पोजल नहीं करते हैं। ये नियम है। यानी कि चिकित्सा के भी जो अपशिष्ट है, अगर वो हार्मफुल है, जिसमें अब जिसके कांटेक्ट में आने से व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, वो चीज जो इन्फेक्शियस है, उसको हम नहीं रखेंगे। लेकिन पट्टी कर दिया, टेप है ना, जो टेप होता है चिपकाते हैं, या बैंडेज है जिसमें ब्लड वगैरह नहीं है, तो उसका डिस्पोजल कर सकते हैं। बट अगर उसी में पिब हो, ऑपरेशन किया गया ब्लड हो, या फिर डिस्पोजेबल जो सिरिंज होता है वो हो, जो वैक्सीन हो, ये सब का जो वेस्टेज है वो सब हजार्डस की श्रेणी में आती हैं। वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत उसका डिस्पोजल नहीं होगा। तो हम दो चीजों को छांट देंगे, एक जो चिकित्सा से हजार्डस श्रेणी का जो वेस्टेज है वो, और इंडस्ट्रियल वेस्टेज, उनको अलग करने के बाद जो वेस्टेज बचते हैं उन्हें हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत या म्युनिसिपल वेस्ट में के अंतर्गत उसको हम डिफाइन करेंगे और उसका डिस्पोजल करेंगे। अच्छा, बात उठती है कि ये वेस्टेज होती कौन कौन सी है, जो म्युनिसिपल की श्रेणी में हम लाते हैं वो होती कौन कौन से। तो हम जो डोमेस्टिक वेस्टेज हैं उनको रख सकते हैं, डोमेस्टिक वेस्टेज को, कॉमर्शियल वेस्टेज को। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, ऑफिस वगैरह का जो हो गया उसको भी रख सकते हैं, ETC कर दीजिए। अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब कलेक्शन कैसे होगा? तो जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शहर है, कस्बा है, कॉलोनी है, अब देखते होइएगा कि गांव में बहुत कम, जो राज्य सरकार के सूची में अधिसूचित नहीं है, अगर वो गांव या वो कस्बा या वो मोहल्ला, तो वहां पर गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल नहीं जाता है वो गाड़ी लेकर के। लेकिन राज्य सरकार ने जिसको अधिसूचित कर दिया है नगर निगम की श्रेणी में, या ऐसे कस्बे को या ऐसा मोहल्ला जो म्युनिसिपल की कैटेगरी में आता है, वहां पे कलेक्शन के लिए गाड़ियां जाती हैं और कचरे का संग्रह डेली बेसिस पे होता है। लिख सकते हैं सिटीज
town in urban areas notified by the state government या गवर्नमेंट। साथ ही ये गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन भी जारी करती हैं कि आप जगह जगह पर कूड़ा करकट नहीं फैलाएं, इसीलिए कलेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप म्युनिसिपल एरिया में जहां तहां कचरे को उठाकर फेंक दीजिएगा। कूड़ा करकट फेंकने पे मनाही होती है और उसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं, बहुत ही सख्त कानून, बहुत ही सख्त रूल वगैरह बनाए गए हैं। आपको अगर कूड़ा करकट इधर उधर फेंकते हुए देखा जाएगा तो आपको पनिश भी किया जा सकता है, आपका जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। तो कूड़ा करकट इधर उधर फेंकने पर भी पाबंदी लगाई गई है, इसीलिए तो वो डेली बेस पे जाकर आपका एक निर्धारित कर देते हैं जगह कि आप यहाँ पर कचरे को रखिए, और वहां पर सभी लोग जाकर एकत्र कर देते हैं और वो गाड़ी वाला आता है, वहां से कचरा उठा लेता है, या फिर आपके घर पे डोर टू डोर जाता है, वो डोर टू डोर जाकर के आपके कचरे का वो क्या करता है, कलेक्शन करता है। तो ये भी तरीका है डोर टू डोर कलेक्शन, जिसको सेंट्रल बिन भी बोलते हैं, सेंट्रल बिन। ओके, इंक खत्म हो गया लगता है, मंगवाना पड़ेगा। ये होटल से भी करते हैं, जो होटल वगैरह होते हैं वहां से भी ये कलेक्शन कर, होटल, ऑफिसेज, स्लम्स एंड स्क्वाटर एरियाज, मतलब जो मलिन एरिया है ना, गंदा जो बस्ती होता है। स्लाउटर हाउस से भी हम लोग कलेक्शन करते हैं। स्लाउटर हाउस बूचर खाने को मांस मछली बिकता है, तो उससे भी जो वेस्टेज वगैरह उत्पन्न होते हैं तो उनके कचरे को भी कलेक्ट किया जाता है, उसको भी म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत डिस्पोजल किया जाता है। और जो बायोडिग्रेडेबल है, ये सब हमने कैटेगरीज बताए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तो कलेक्ट करते हैं, ये मैंने बताया है कि यहाँ से इनका कलेक्शन हो जाता है, इनको इस कैटेगरी में रखा गया है, म्युनिसिपल वेस्ट की कैटेगरी में। बट इन कचरों को यत्र तत्र फैलाने से मनाही है। आप इधर उधर कूड़ा करकट नहीं फैला सकते हैं, इधर उधर इन कचरे को नहीं फेंक सकते हैं। आप बूचर खाने का मांस इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं, वो सड़ता है, बायोडिग्रेडेबल है, उससे बैक्टीरिया कवक वगैरह उसमें उत्पन्न होंगे और वो इन्फेक्शियस होता है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। मछली का कचरा हो गया, मांस का हो गया, जो बूचर खाने का मांस वगैरह होता है, उन सब से। होटल, ऑफिसेज, स्लम्स, जो गंदा मलिन एरिया है, इन सब से भी कचरे कलेक्ट किए जाते हैं। प्रोहिबिशन भी है, मनाही भी है कि आप यत्र तत्र नहीं फेंक सकते। इसके लिए एक बिन, सेंट्रल बिन बनाया गया है, एक डस्टबिन बनाया जाता है जहां पे आपको जमा करके रखना है और वहां से वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोहिबिशन है, जो मनाही है, वो क्या क्या है, सो देखिए, प्रोहिबिशन को भी जान लीजिए। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सब को म्युनिसिपल वेस्ट में नहीं मिलाया जाएगा। नोट मिक्सअप, इनको मिक्स नहीं कर सकते आप। किसके साथ? म्युनिसिपल वेस्ट के साथ, क्योंकि ये हजार्डस की श्रेणी में आती हैं और इनके लिए एक अलग प्रावधान है निपटान का। बायोडिग्रेडेबल, बायोमेडिकल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट के कलेक्शन का, इनके डिस्पोजल का एक अलग विधि है, उसके थ्रू इसका डिस्पोजल किया जाता है, इसीलिए इनका कलेक्शन अलग किया जाता है। म्युनिसिपल वेस्ट के साथ इसको नहीं मिलाया जाता है। हम पढ़ रहे हैं म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, इसीलिए इन सब चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। जो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर हाथ से जो गाड़ी होती है ना, रेजिडेंशियल एरिया, वहां पे हाथ से भी गाड़ी चलने वाली, ढोने वाली होता है। मेला देखे होइएगा कि कचरा ढोने वाला एक चक्के का गाड़ी होता है या दो चक्के का होता है, हाथ से उसको उठा करके कचरा सबके आवासीय एरिया में जा जाकर और दरवाजे से उठा उठाकर उसको कलेक्ट करते हैं और एक जगह जाकर फिर जमा करके और म्युनिसिपल वाले ले जाते हैं डिस्पोजल के लिए। तो उसके लिए भी, कलेक्शन के लिए भी इस हाथ पहिए का भी उपयोग किया। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन से वेस्टेज होते हैं, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से, डिमोलिशन मतलब होता है किसी भी निर्माण कार्य का तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ते हैं उसको विध्वंस करना, तोड़ना, डिमोलिशन। कंस्ट्रक्शन होता है बनाना। उन सब चीज से भी जो वेस्टेज होते हैं उसको भी कलेक्ट करके आप डिस्पोजल किया जाता है, वो म्युनिसिपल वेस्ट के अंतर्गत आती है। तो ये चीज म्युनिसिपल अथॉरिटीज कचरे का कैटेगरी बना लिया कि ये म्युनिसिपल वेस्ट के कैटेगरी में है, ये हजार्डस कैटेगरी में है, ये इंडस्ट्रियल कैटेगरी में वेस्ट है। जब म्युनिसिपल वेस्ट को हमने कलेक्ट कर लिया, कलेक्शन के बाद फिर उसके स्टोरेज की बात आती है और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज क्या करते हैं कि स्टोरेज के समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि आसपास की जो चीजें हैं, जो आसपास के लोग हैं या आसपास की वस्तुएं हैं, वो अस्वच्छ ना हो,
अनहाइजीन ना हो। हाइजीन का को मेंटेन किया जाता है, सैनिटरी का मेंटेनेंस किया जाता है, स्वच्छता को ध्यान में रखकर स्टोरेज किया जाता है कि इससे जो हम वेस्टेज को एक जगह स्टोर कर रहे हैं, इससे स्वच्छ चीजें प्रभावित ना हो, उनको ध्यान में रखकर इसका स्टोरेज करते हैं। और उनमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। जहाँ पे स्टोरेज किया जाता है वेस्टेज का, वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी को ध्यान में रखा जाता है, जनसंख्या घनत्व को, पॉपुलेशन डेंसिटी को। अच्छा, पूछेंगे सर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जहाँ पे आबादी बहुत अधिक होगी, बहुत ज्यादा आबादी होगी, वहां पर अगर आप कचरे का स्टोरेज कर दीजिएगा, डंप कर दीजिएगा वहां पर जाकर के, तो जानते हैं कि वेस्टेज जो होती हैं वो डिग्रेड होती हैं। अगर चूंकि ये म्युनिसिपल वेस्टेज है तो ये बायोडिग्रेडेबल भी होंगी, तो ये क्या होगा, सड़ेगा, गलेगा, तो इसके बाद ये क्या, सड़ने गलने के बाद स्मेल पैदा करेगा, बदबू करेगा, तो वहां पर रहना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये जो स्मेल है या फिर ये जो गंदगी है वायु में भी फैलेंगी, और हमारी जो सैनिटेशन का जो हमने पहले बोला है कि सैनिटेशन मेंटेन करने की जो क्राइटेरिया है उसको तो भंग ही कर देगा ये, फिर वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर स्टोरेज किया जाता है, क्योंकि जहां पे डेंसिटी अधिक होगी वहां पे अगर डंप करेंगे तो पॉपुलेशन को परेशानियां होंगी वहां पे, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि इसको फिर एकदम एकांत में जाकर रख देंगे, तो फिर कचरा जहां पर हमें जमा करना है वहां तक लोगों की पहुंच भी नहीं होगी। तो ऐसे जगह पे ये स्टोरेज का बनाया जाता है कि वहां पर लोग आसानी से पहुंच भी सके अपने वेस्टेज को लेकर वहां पर डंप करने के लिए। और भंडारण इतना अधिक भी नहीं होना चाहिए कि उस पॉपुलेशन को प्रभावित करे, ये ध्यान में रहेगा। देखते हुइएगा कि शहर में भी कहीं कहीं पे चौक चौराहे पर एक बनाया रहता है, वहां पे लोग जाकर फेंकते हैं और गाड़ी वाला रोज आता है, डेली रूटीन है उसका कि डेली आकर कलेक्ट करता है और वहां से उठाकर ले जाता है अपने जहां पर उसका डंपिंग यार्ड है या फिर जहां पर उन्होंने स्टोरेज बहुत बड़ा बना कर रखा है वहां पर जाकर कचरे को जमा करते हैं। लेकिन कस्बों में, शहरों में, छोटे छोटे जगहों में एकदम छोटा छोटा सा पॉइंट बनाया रहता है। एक दिन 2 दिन अगर वो नहीं म्युनिसिपल वाले जाएं तो देखिए कचरे का अंबार लग जाता है और धीरे धीरे वहां का वातावरण दूषित होने लगता है। आप वहां से क्रॉस अगर करेंगे तो फिर आप रह नहीं पाएंगे, इस तरह की स्थिति हो जाती है। ये तो हमारी निजी जिंदगी में भी होता है, इसको आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रकृति इस तरह की हो स्टोरेज की कि वह खुले वातावरण में उसका जो स्मेल है या उसका जो वेस्टेज है वो भूले नहीं, मिले नहीं, इस तरह का स्टोरेज फैसिलिटी भी होना चाहिए वहां। देख सकते हैं नोट एक्सपोज्ड इन एटमोस्फेयर। गाड़ी वाला जो आता है कचरा लेने के लिए, आप देखते हुए कि उसके साथ 2 डब्बा भी रखता है। कहीं कहीं पे जो बड़ा एरिया है जहाँ पे कचरे का बहुत सारा टाइप है, वैरायटी है, नगर निगम है बहुत बड़ा, तो वो वहां पे कचरे को स्टोर करने के लिए बिन्स रखते हैं, वहां पे डब्बा रखते हैं, डस्टबिन रखते हैं। तो वहां पे हरे रंग का रखते हैं, व्हाइट कलर का रखते हैं, ब्लैक कलर का रखते हैं। तो इन डब्बों का क्या मीनिंग है, इस प्रकार के कचरे को उसमें रखा जाता है, इसको हम जानते हैं। देखिए जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होंगे उनके लिए ग्रीन कलर का डब्बा रखा जाता है, डस्टबिन रखा जाता है। बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत वो सारी कचरे आ जाती हैं जो सड़ती हैं, गलती हैं और जिनमें बैक्टीरिया और कवक मदद करती हैं इनके डिस्पोजल में। तो उन सभी कचरे को किस कलर में रखा जाता है? ग्रीन कलर के डस्टबिन में। ग्रीन कलर आप याद कर लेंगे, ग्रीन कलर के डस्टबिन। और व्हाइट कलर का भी आप देखेंगे कहीं कहीं पे डस्टबिन रखा रहता है, डब्बा रखा रहता है व्हाइट कलर का। तो ये रिसाइक्लेबल जो भी है, जो रिसाइक्लेबल है, जो पुनर्चक्रण यानी कि दोबारा से फिर से इस वेस्टेज का उपयोग किया जा सकता है, उस वेस्ट को व्हाइट कलर के डब्बे में रखा जाता है। आज आप पढ़ रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट, म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट, और आज आपको फीलिंग आ रहा होगा कि आप वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, क्योंकि आज पॉइंट्स बताए जा रहे हैं फंडामेंटल में। इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ टॉपिक्स में मैं घुसा था शुरू की क्लास में, बट लास्ट में मैंने सोचा कि फंडामेंटल्स और इंजीनियरिंग दोनों को मिक्सअप करके अगर पढ़ाया जाए तो अच्छा लगेगा आपको और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। दोनों चीज मैं क्लब करके पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ते रहिए। तीसरा है ब्लैक कलर का। सभी कलर के डब्बे को हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, आज इतना 3 पढ़ लीजिए। ब्लैक कलर का जो डब्बा होता है, बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल को छोड़कर अदर वेस्टेज जो भी होते हैं, अदर वेस्टेज मिसलेनियस जो भी अदर वेस्टेज हैं, उन सबको ब्लैक कलर के डब्बे में रखा जाता है। ये स्टोरेज के लिए क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे एक प्रोहिबिशन भी है, मनाही भी है कि ये सारा जो स्टोरेज हो गया, हमने
म्युनिसिपल वेस्टेज का कलेक्शन किया, उसके बाद स्टोरेज किया। स्टोरेज करने के बाद इसको आप मैनुअली, यानी कि आप उसको कोई भी आदमी ऑपरेट नहीं कर सकता है मैनुअली। उसके लिए एक ट्रेंड लेबर होते हैं या फिर म्युनिसिपल के जो श्रमिक होते हैं, उनके थ्रू इसको हैंडल किया जाता है प्रोसेस ऑफ म्युनिसिपल वेस्टेज। प्रोसेस कैसे होगा? प्रोसेस स्टोरेज तक तो आ गए, हमने कचरे के निपटान हेतु बहुत सारे प्रोसेस को जाना है उसके डिस्पोजल के लिए, जैसे कि लैंडफिल है, इंसिनरेशन है, पायरोलाइसिस है, पल्वराइजेशन है और भी। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें कचरे के बारे में जानकारी चाहिए कि किस कैटेगरी के कचरे को किस कैटेगरी में डिस्पोज किया जाएगा, किस विधि से डिस्पोज किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमें पता है कि ये म्युनिसिपल वेस्टेज है, तो म्युनिसिपल वेस्टेज के लिए सबसे आसान और सस्ता और टिकाऊ जो विधि है वो है लैंडफिल। हम जानते हैं लैंडफिल के थ्रू कम खर्च में और पर्यावरण का हितैषी भी है, अगर हम ये ध्यान रखें कि भूमिगत पानी इससे दूषित ना हो, और आसानी से कम खर्च में सरकार इसका डिस्पोजल भी कर सकती है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल भी है। तो इसका बोझ सबसे अधिक लैंडफिल पे ही पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा लैंड की आवश्यकता भी पड़ेगी। बताइए, सारा वेस्टेज को हम लैंडफिल के थ्रू ही डिस्पोज करना शुरू कर दें तो फिर हमें बहुत सारा लैंड की आवश्यकता होगी और उसके साथ ही साथ लैंडफिल प्रोसेस में बोझ अधिक पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोसेस करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो कचरे बायोडिग्रेडेबल है उनको बायोडिग्रेड करके कम किया जाता है। कचरे का आकृति है, मानिए अभी जो कचरा बना है तुरंत उसका आकार मानिए इतना है, मतलब 1 kg है उसका आकार। लेकिन जैसे ही वो सड़ेगा, गलेगा, उसमें बैक्टीरिया कवक जो उसको डिस्पोज करेगा, डिकम्पोज करेगी, तो वो घट करके हो जाएगा कितना, 700 ग्राम, 300 ग्राम में घट जाएगा कचरा। तो उस चीज को बायोडिग्रेडेबल के थ्रू डिकम्पोज करके फिर उसका वेस्टेज कर सकते हैं। कितना मैनेज, ये कितना एकदम देखने प्रबंधन, कम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट, कम संसाधन में अधिक अब क्या है रिजल्ट प्राप्त होता है। यही तो मैनेजमेंट है, यही तो प्रबंधन है, और यहाँ पे हम वही सीख रहे हैं। तो लैंडफिल करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस जो क्या क्या है बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस, हम कचरे का कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट का नाम आप सुने होइएगा, वर्मी कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं, जिसमें केचुआ को पाला जाता है। एनारोबिक डाइजेशन, अभी हमने पढ़ा भी था, एरोबिक एनारोबिक डाइजेशन, इस प्रोसेस के थ्रू भी हम प्रोसेस कर सकते हैं वेस्टेज का। जो वेस्टेज दोबारा रिसाइकलेबल है उसको फिर रिसाइकलिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं। और इसके प्रोसेस के लिए सीपीसीबी के द्वारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ग्रांट्स वगैरह भी दिए गए हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ग्रांट्स किस रूप में, अत्याधुनिक मॉडर्न जो है कुछ मशीन्स वगैरह भी दिए गए हैं डिस्पोजल के लिए, मॉडर्न मशीन, मॉडर्न टेक्निक जो होता है वो टेक्निक भी दिया गया है, उस टेक्निक से आप इसका डिस्पोजल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का मदद हम ले सकते हैं और इसका प्रोसेस कर सकते हैं। डिस्पोजल जो होता है म्युनिसिपल वेस्टेज का, हमने पढ़ा था लैंडफिल के थ्रू हम कर सकते हैं। लैंडफिल, भूमि भराव क्षेत्र, लैंडफिल के थ्रू तो हम बायोडिग्रेडेबल जो वेस्टेज हैं उनका कर दिए, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है उनका किस तरह से हम डिस्पोजल करेंगे उसके बारे में जानते हैं। कि बायोडिग्रेडेबल आसान है, लैंडफिल के थ्रू हम और इन सारे प्रोसेस के थ्रू इसका डिस्पोजल कर लेते हैं, और लैंडफिल सबसे आसान तरीका है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। बट नॉन, इसमें एस्बेस्टस, एस्बेस्टस से लेकर जिंक तक मिला होता है। एस्बेस्टस, जिंक, प्लास्टिक, ये सब मिक्सअप, बैटरी, etc, ये सारी चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में मिले होते हैं, जो कि वातावरण के लिए काफी खतरनाक है, और ये पानी, जमीन, वायु इस सबको दूषित करते हैं। अगर ये गलती से भी पानी के टच में आ जाए, वायु के टच में आ जाए, तो ये पॉइजनस हो जाते हैं, जहरीला हो जाता है, और मानव सभ्यता या जीव जंतु के लिए काफी खतरनाक है। इसलिए इनके मैनेजिंग के लिए कुछ प्रोसेस हैं, डिस्पोजल के कुछ रूल्स हैं, उनको अपनाया जाए, क्योंकि यह हजार्डस श्रेणी में आती हैं ये वेस्टेज, और इनके निपटान के लिए सीपीसीबी और म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधान के अकॉर्डिंग इनका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, इनका डिस्पोजल किया जाना चाहिए। लास्ट में हम पढ़ेंगे कोस्टल एनवायरनमेंट एंड सोशल वेस्ट मैनेजमेंट। जो शहर समुद्र तटीय किनारे बसा हुआ है या फिर नदियों के किनारे हैं, वहां पर आप अक्सर देखिएगा कि समुद्र तट के किनारे या नदी के किनारे
कचरे का ढेर लगता चला जाता है और धीरे धीरे एक अंबार हो जाता है। और ये क्या करती हैं, हमारे वातावरण को तो दूषित करती ही है, साथ ही साथ पानी को भी दूषित करता है। तो जो तटीय क्षेत्र के शहर हैं, उनके द्वारा कोस्टल एरिया को सबसे ज्यादा प्रदूषित किया जाता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। ये जो तटीय क्षेत्र है ज्यादातर इंडस्ट्रियल वेस्टेज और घरेलू वेस्टेज की वजह से प्रभावित होते हैं और इनसे सोसाइटी पे काफी इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो इनका जो सोशल वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए वो भी सीपीसीबी एंड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016, 2018 और जो भी अमेंडेड रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और हमने इस प्रोसेस को पढ़ा है, शुरू में ही पढ़ लिया है, वहां से इन चीजों को कनेक्ट कर लीजिएगा। हमने आज म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ा है फंडामेंटली, और बचा इसका एक्ट, म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के एक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्ट में ना सेक्शंस होते हैं। अब मैंने बिहार म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट 2007 पे नोट्स बनाया है, आप उसे भी जब पढ़िएगा तो उसमें सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, सेक्शंस, किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो वो ज्यादातर थ्योरेटिकल है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, फिर भी मैं उसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो और आसानी से आप याद कर पाए। तो हम लोग उन चीजों को भी देखेंगे, रूल्स को भी एक बार देख लेंगे, एक क्लास में खत्म ही हो जाएगा। फिर इसके आगे हम लोग जो कॉन्सेप्ट करते जा रहे हैं अब उस पे ना इंजीनियरिंग और जो वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और ज्यादा करेंगे। एमसीक्यू हम लाते रहेंगे आपके लिए, और उसमें हमारा जो एमसीक्यू होता है सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं होता, उसमें हम डिटेल में बतलाते भी है, क्वेश्चंस के ऑप्शन का डिस्कशन भी करते हैं। तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होगा। आप क्लास भी रेगुलर करते रहिएगा और इसके आगे जो आपका चैप्टर है उनको हम कंप्लीट करेंगे। अब जो हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे वहां मैं शुरू में ही अनाउंस कर दे रहा हूं कि जितना भी सिलेबस है आपका ओवरऑल यूनिट, सभी यूनिट एक साथ आप पढ़ाना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि यूनिट फर्स्ट आज पढ़ा रहे हैं, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसा कुछ नहीं, पूरे यूनिट को पढ़ाएंगे हम, ताकि क्लास, एक भी क्लास अगर आप करते हैं तो आपको हर यूनिट का नॉलेज हो जाएगा। और इस तरह से हम सभी यूनिट को कंप्लीट करते चले जाएंगे। और बहुत सारा एमसीक्यू जो हम लोग बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कंबाइन करके बना रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको एक एक चीज बताते जाएंगे। अभी तो सिर्फ आप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, अब इस पे जब क्वेश्चंस बनेंगे, जब इसके टेक्निकल पार्ट को जानेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है। आपको यह क्लास कैसा लगा? बहुत दिनों के बाद ये क्लास आई है और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर बेस्ट लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें और भी सारा वीडियो बनाएं। साथ ही साथ आपके लिए केमिस्ट्री का भी क्लास ले आएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी है आपके इस सिलेबस में। साथ और बिहार हो गया, बिहार स्पेशल जीके जीएस वगैरह भी उस पर काम चल रहा है, सब वीडियोस आना शुरू हो जाएगा, हम इस पे काम करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।